और बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेटा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, या इसको नियामक अधिनियम भी बोलते हैं। अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए बोलते हैं बच्चे कि जब ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था यह अधिनियम, तब उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वह लॉर्ड नॉर्थ था, तो इसलिए इसे लॉर्ड का, ठीक है, या फिर लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वह उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। चलिए, तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इस अधिनियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है बेटा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हम इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब चूंकि इंग्लिश में एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया है, तो इसलिए बेटा हिंदी में इसे बंदोबस्त कानून भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? बंदोबस्त कानून, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, बंदोबस्त कानून, बंदोबस्त कानून। मान लीजिए एग्जामिनर ने परीक्षा में आपसे पूछा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा एक अधिनियम ब्रिटेन की संसद के द्वारा लाया गया, और वहां पर ऑप्शन में हो बंदोबस्त कानून, और आपको तो पता ही नहीं कि बंदोबस्त कानून क्या है, क्योंकि आप तो संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ के गए थे, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। चलिए, तो हम हर एक अधिनियम को बच्चे, ठीक है, 3 चरणों में पढ़ेंगे, उसके कारण, उसके प्रावधान और उसके निष्कर्ष या उसका प्रभाव। कारण कि आखिर वह क्या परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण उस अधिनियम को बनाए जाने की आवश्यकता महसूस पड़ी, तो वह कारण हो जाएंगे। तो बेटा जब इस अधिनियम को लाए जाने वाले कारणों की जांच करेंगे, तो इसका सबसे पहला कारण बेटा जो है वो ये है कि यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था बेसिकली। क्लियर है? तो इसका सबसे पहला कारण तो बेटा यही हो जाएगा कि यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, कमियों को दूर करने के लिए लाया गया बेटा, के लिए लाया गया। चलिए, अब यहां पे बेटा हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो क्या क्या कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में। तो आपने सारी कमियां बेटा प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से देखी हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग मेरे साथ साथ बेटा उन कमियों को दोहराइए कि वह क्या क्या कमियां थी। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। चलिए, तो यदि मैं पहली कमी की बात करूं, तो बेटा पहली कमी थी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की तो स्थापना जरूर की गई थी, एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, ठीक है। साथ ही साथ बेटा आपका रिवीजन भी करवाता हुआ चला जाऊंगा पिछले लेक्चर का। तो एलिजा इम्पे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, लिमेस्टर, चैम्बर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत क्या थी बेटा, कि यहां पर दिक्कत यह थी कि उन्हें किन कानूनों के आधार पर न्याय करना है, ठीक है, किन कानूनों के आधार पर न्याय करना है। तो बेटा यहां पर सबसे पहली दिक्कत यह थी कि किन कानूनों के आधार पर न्याय करना है। मैंने पूरा लिख दिया बेटा, किन कानूनों के आधार पर न्याय करना है, यह क्लियर नहीं किया गया था, ठीक है ना। अस्पष्टता थी, पहली अस्पष्टता। दूसरी अस्पष्टता बेटा इसमें यह थी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से देखेंगे कि उसका जो अधिकार क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र वह भी अस्पष्ट था, अस्पष्ट था। तीसरा बेटा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और उसकी परिषद और उसकी काउंसिल परिषद, ठीक है बेटा, के मध्य, ठीक है ना, अधिकारों का बंटवारा भी अस्पष्ट था, अधिकारों का बंटवारा भी अस्पष्ट था, ठीक है। तो ये बेटा 3 प्रमुख कमियां तो हमें भी नजर आती हैं, आप लोगों को भी नजर आती होंगी, ठीक है। किन कानूनों के आधार पर न्याय करना है, अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट है, और गवर्नर जनरल उसकी परिषद के मध्य अधिकारों का बंटवारा किस तरह से होगा। अब इन कमियों को दूर करने के लिए बेटा, ठीक है ना, जो भी चीजें आई इस एक्ट में बनकर, वह इस एक्ट के बेटा प्रावधान बन जाते हैं। वह क्या बन जाते हैं? इस एक्ट के प्रावधान। कमियों को दूर करने के लिए तो लाया गया था बेटा, तो जो कमियों को दूर करने के लिए कानून आएगा वह इस एक्ट के प्रोविजंस होंगे, वो इस एक्ट के प्रावधान होंगे। तो सबसे पहले बेटा किन कानूनों के आधार पर न्याय करना है ना, और इसका अधिकार क्षेत्र, ये दोनों स्पष्ट कर दिया गया था, ठीक है, इस संशोधनात्मक अधिनियम में।
ठीक है बेटा, कैसे? तो इसमें बोला गया कि इसके द्वारा जो दिए जाने वाले निर्णय होंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता के अंतर्गत कलकत्ता की, ठीक है, जितने भी निवासी होंगे वह सभी निवासी बेटा इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हैं। ठीक है, तो ये कलकत्ता के सभी निवासियों पर इसके निर्णय, इसके कानून, ठीक है, लागू थे। कलकत्ता के सभी निवासी, ठीक है, यह बात क्लियर की गई। अब बेटा कलकत्ता के निवासियों के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो कलकत्ता के निवासियों में तो बेटा, ठीक है, अंग्रेजी प्रजा भी आती है और भारतीय भी आते हैं। अंग्रेजी और भारतीय, अंग्रेजी और भारतीय। हालांकि बेटा 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था एक कमी थी कि यह जो सुप्रीम कोर्ट है ये किन कानूनों के आधार पर न्याय करेगा, सुप्रीम कोर्ट किन कानूनों के आधार पर न्याय करेगा, यह कमी थी। ठीक है ना, वह अंग्रेजी कानून के आधार पर न्याय करेगा या फिर वह भारतीय कानून के आधार पर न्याय करेगा। और यदि वह भारतीय कानून के आधार पर न्याय करेगा भारतीयों के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश ऐसा है ही नहीं जो भारतीय कानूनों को जानता हो, तो कैसे करेगा? ठीक है, यहां पर बेटा इस, ठीक है, प्रश्न को बहुत हद तक सॉल्व करने की कोशिश की गई। यहां पे बोला गया कि जो बेटा अंग्रेजी जनता है या यूरोपीय जनता है, जो यूरोपीय है, ठीक है ना, उसके विवादों का निपटारा, ठीक है ना, यूरोपीय कानूनों के आधार पर होगा। उसके विवादों का निपटारा यूरोपीय कानून के आधार पर होगा। और बेटा जो भारतीय प्रजा है, तो भारतीय प्रजा में बेटा मुख्यतः कौन होंगे? प्रमुखतः हिंदू होंगे या फिर बेटा मुस्लिम होंगे, हिंदू और मुस्लिम। तो बोला गया बेटा यहां पर हिंदुओं के विवादों का निपटारा, ठीक ना, हिंदू कानूनों के आधार पर, हिंदू के विवादों का निपटारा हिंदू कानूनों के आधार पर, और मुस्लिम के विवादों का निपटारा बेटा, ठीक ना, इस्लामी कानून के आधार पर होगा, इस्लामी कानून के आधार पर होगा। ऐसा बेटा इस एक्ट में बोला गया। क्लियर है? और इस एक्ट में यह भी बोला गया था बेटा, हालांकि 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी मैंने समझाया था, यहां पर और जोर देके कहा गया इस एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट, यहां पे लिख देता हूं बेटा कि सुप्रीम कोर्ट, इस एक्ट में बोला गया सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी आदेश या आज्ञा जारी करती है तो उसे भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखना होगा। सामाजिक और धार्मिक, ठीक है ना, रीति रिवाजों को ध्यान में रखना होगा। यह बेटा बात यहां पे प्रमुखता से बोली गई। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, रखना होगा, इस बात को बोला गया। ठीक है ना बेटा, मतलब सम्मान करना होगा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का, किसी प्रकार का कोई भी, ठीक है ना, विवाद का निपटारा करने में। तो हिंदुओं के लिए बेटा हिंदू कानूनों के आधार पर न्याय, हिंदुओं के लिए हिंदू कानूनों के आधार पर, और मुस्लिम्स के लिए बेटा इस्लामी कानूनों के आधार पर न्याय दिए जाने की बात कही गई। अधिकार क्षेत्र बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया गया, किन कानूनों के आधार पर न्याय होगा ये भी। अब गवर्नर जनरल उसकी परिषद के सदस्यों के मध्य, ठीक है, जो अधिकारों का बंटवारा था बेटा, मतलब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के मध्य जो अधिकारों का बंटवारा था, इसको यहां पर क्लियर करने की बात कही गई है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बेटा आपने देखा था, ठीक ना, कि एक प्रमुख कमी ये थी, या फिर कुछ भी है, ठीक है, कमी बोले या अच्छा ही बोले, लेकिन एक प्रमुख प्रावधान यह था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि यदि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ये भी बेटा किसी भी कानून का निर्माण करती है, कोई भी कानून का निर्माण करती है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, तो उस कानून को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाके पंजीकृत कराना अनिवार्य है। बोलो है कि नहीं बेटा? उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाके पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यदि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसी भी कानून का बेटा निर्माण करती है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यहां पर बेटा इसे खत्म कर दिया गया और बोल दिया गया कि जरूरी नहीं, ठीक है, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद के द्वारा बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्टर होंगे। वह कानून सुप्रीम अपने लिए, मतलब ठीक है, गवर्नर जनरल उसकी परिषद जो भी कानून बनाएगी, अब आवश्यक नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया जाए। यह प्रमुख प्रावधान बेटा इसके अंतर्गत था। इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल एकदम बेटा गांठ बांध लीजिए कि इस बात को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा एक और प्रमुख प्रावधान था जो कि गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के फेवर में था। वो ये था, ठीक है ना, कि ये बात तो क्लियर होगी बेटा कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वे आप सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकृत कराने, ठीक है, आवश्यक नहीं है। अब इसमें बेटा एक और प्रावधान था जो कंपनी के फेवर में था। ये था बेटा कि यदि कंपनी का कोई भी पदाधिकारी, कंपनी का कोई भी पदाधिकारी
या फिर बेटा कोई भी कर्मचारी अपने किसी भी कर्तव्य को कर रहा है, अपने किसी भी शासकीय कार्य को कर रहा है, तो बेटा उस शासकीय कार्य को करते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उन्मुक्ति है। अब इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उन्मुक्ति, ठीक है, ऐसे बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उन्मुक्ति। अब ये क्या होता है बेटा सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उन्मुक्ति? से समझेंगे। जैसे कि बेटा वर्तमान में यदि हम आर्टिकल 122 का जिक्र करें हमारे संविधान में, तो वो बोलता है यदि संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा सदन में कोई भी बात कही जाती है, ठीक है, तो उस बात के आधार पर उसे किसी भी न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता। घसीटा का मतलब ये होता है बेटा कि उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। न्यायालय उस मामले की सुनवाई ही नहीं कर सकता यदि संसद सदस्य सदन में कोई भी बात कहता है। क्लियर है? तो ठीक उसी प्रकार कंपनी का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने शासकीय कार्य को करते हुए, क्लियर है बेटा, अपने शासकीय कार्यों के संदर्भ में किसी भी न्यायपालिका की अधिकारिता के भीतर नहीं आएगा, अर्थात उसे, ठीक है ना, उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा उसके शासकीय कार्यों के प्रति किसी भी न्यायालय में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज नहीं कराया जा सकता। अर्थात उसको, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से छूट दी गई है अपने शासकीय कार्यों के कॉन्टेक्स्ट में, अपने शासकीय कार्यों के संबंध में, ठीक है बेटा, शासकीय कार्यों के संबंध में, ठीक है, लेकिन केवल शासकीय कार्यों के संबंध में, ठीक है। अगर बेटा उसके विरुद्ध कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। यदि बेशक वह ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी हो, नुमाइंदा हो, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का है या कोई सिविल, ठीक है, उसके विरुद्ध बेटा किसी प्रकार का केस है या फिर कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध न्यायपालिका सुनवाई करेगी, उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज होगा, उसके विरुद्ध याचिका भी दर्ज की जाएगी, सारे केसेस होंगे, सारे काम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वह शासकीय कार्य कर रहा है तो बेटा उस केस में उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई याचिका या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो ये है बेटा, अधिकारिता से उन्मुक्ति है, ठीक है। तो यह था बेटा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे, ठीक है, 1781 के, ठीक है, संशोधनात्मक अधिनियम के। हालांकि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपने देखा था बेटा कि मैंने आपको बताया था कि एक आपातकालीन परिस्थिति वाला कानून था, आपातकालीन परिस्थिति वाला कानून। और वह आपातकालीन परिस्थिति वाला कानून बच्चे ये था, आपने देखा था उस कानून को, उस कानून के अंतर्गत ये बोला गया था कि यदि मद्रास और बंबई ये दो प्रेसिडेंसियां आपातकालीन परिस्थिति में अपने लिए कानून बनाती हैं तो बना सकती हैं, ठीक है। उस स्थिति में आवश्यक नहीं कि वह बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने के लिए बाध्य हों। आपने समझा था बेटा? तो वह जो आपातकालीन परिस्थिति में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया था वह स्पष्टता बेटा इस अधिनियम में भी बनी रही। तो कहीं ना कहीं इस अधिनियम की यह एक प्रमुख लिमिटेशंस रही। क्लियर है? बाकी की और चीजों को बेटा, खासकर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित चीजों को क्लियर कर दिया कि वह किन कानूनों के आधार पर न्याय करेगी, ठीक है ना। क्या गवर्नर जनरल उसकी परिषद के द्वारा बनाए गए कानून पंजीकृत कराने अनिवार्य हैं। कंपनी के शासकीय कार्यों को बेटा अपने कार्यों के प्रति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उन्मुक्ति प्रदान कर दी गई। ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब एक अगले प्रावधान के बारे में बात करते हैं बेटा, तो उस प्रावधान को यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर उसका जिक्र कर लेते हैं उस प्रावधान का। वो क्या है? तो बेटा वो प्रमुख प्रावधान था, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। यदि बेटा प्रांतीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है तो स्वाभाविक सी बात है सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बेटा प्रांतीय न्यायालय भी होंगे, ठीक है। यदि प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध आपको कोई भी याचिका दायर करनी है, ठीक है, प्रांतीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया जिसमें आप दोषी थे और आपको उसके विरुद्ध जाना है, प्रांतीय न्यायालय के, ठीक है, जो आपको केस सुनाया गया उसके विरुद्ध आप जाना है। तो अभी वर्तमान में आप जैसे बेटा हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है ना, उसके फैसले के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। प्रांतीय न्यायालय के विरुद्ध भी आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। यहां पर बेटा गवर्नर जनरल उसके काउंसिल को कुछ अलग ही अधिकार दे दिया गया और वो ये दे दिया गया कि प्रांतीय न्यायालय के अगेंस्ट, ठीक है ना, आप गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में बेटा अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। अर्थात प्रांतीय न्यायालयों के अगेंस्ट मामले की सुनवाई का अधिकार, ठीक है, किसको दिया गया? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दिया गया। यह बात थोड़ी सी हटके थी और यही बात दिखाती है कि 1781 के संशोधन अधिनियम में कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल हल्की सी हावी जरूर दिखती है, ठीक है। इस एक्ट में उसकी परिषद को दिया गया और इसमें बोला गया यदि 5000 पाउंड से
अधिक का या 5000 पाउंड का या उससे अधिक का कोई भी मामला है तो आप उस मामले की सुनवाई डायरेक्ट, ठीक है बेटा, किससे करवा सकते हैं? ब्रिटिश क्राउन से करवा सकते हैं। 5000 पाउंड या उस मामले से 5000 पाउंड या उससे अधिक मामले की सुनवाई डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के सम्मुख जाके कराई जा सकती है। ये इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था, पहला, दूसरा, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार मोटा मोटा बेटा रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। यह एक्ट जो था 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून, ये क्यों लाया गया था? तो ये लाया गया था बेटा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक ना। कमी क्या क्या थी? तो कमी थी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कि उसे किन कानूनों के आधार पर न्याय करना है। यहां क्लियर कर दिया गया कि अंग्रेजी प्रजा के लिए अंग्रेजी कानूनों के आधार पर, भारतीय प्रजा के लिए भारतीय कानूनों के आधार पर। भारतीय प्रजा में बेटा हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर, मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाजों का खास ध्यान रखा जाएगा। अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट था, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया अधिकार क्षेत्र और बोल दिया गया बेटा कि कलकत्ता के सभी निवासियों पर इसके फैसले लागू होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो केवल कलकत्ता तक ही सीमित था, हम ऐसा बोल सकते हैं। तीसरा बेटा, गवर्नर जनरल की परिषद के मध्य अधिकारों का जो बंटवारा था, तो गवर्नर जनरल की परिषद कोई भी कानून बनाती है तो अब उसे सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है। यह बात क्लियर कर दी गई बेटा। और यहां पर एक बात और बोलेगी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश या आज्ञा देती है तो वहां पर उस आदेश या आज्ञा के संदर्भ में, ठीक है, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाएगा। यह बहुत जरूरी है। और एक प्रमुख प्रावधान यह था कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध गवर्नर जनरल उसकी परिषद में बेटा, ठीक है, मुकदमा या याचिका या फिर सुनवाई करने का अधिकार गवर्नर जनरल उसकी परिषद को प्रांतीय न्यायालय के विरुद्ध होगा। और अगर 5000 पाउंड से अधिक का मामला है तो आप ब्रिटिश क्राउन के सम्मुख जाके बेटा अपने मामले की सुनवाई करवा सकते हैं। हालांकि बेटा, ठीक है, इस प्रश्न पर यह अधिनियम थोड़ा सा चुप रहा कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी और बंगाल के साथ साथ बेटा जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी, ठीक ना, उनके मध्य जो संबंध थे वो अभी तक अस्पष्ट ही बने रहे। तो कुल मिला के यह बेटा अधिनियम प्रमुखतः इस तरह से लाया गया था, इसलिए लाया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को सुनिश्चित किया जा सके और सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच भी बेटा जो डिस्प्यूट्स हैं उनका भी समाधान किया जा सके, जिसमें काफी हद तक ये सफल भी रहा और कुछ कमियों के साथ ये बना रहा। तो फिर बेटा अब जो भी कमियां बची, ठीक है ना, उन कमियों को अब दूर करेगा आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को बहुत अच्छे से, ठीक है, आप लोगों को मैं समझाऊंगा बेटा, ठीक है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी दिक्कतें जो थी वो आपकी क्लियर भी हुई होंगी। और इसी के साथ बेटा आप लोगों से विदा चाहता हूं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलूंगा, पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर एक अमेंडमेंट भी आएगा 1786 का संशोधन, वहां पर भी मैं आपसे, ठीक है बेटा, बहुत सारी बातें करूंगा, चर्चा करूंगा। आपका दिन शुभ हो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो बच्चों।